जी सर। जी सर आ रही है। तो हम लोग जो है वो बेसिकली रीडिंग्स स्टार्ट करेंगे और रीडिंग्स को ही कंटिन्यू करेंगे आज के दिन में। वो जैसा कि ये आपके सामने जो है मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि अम, जो ब्रीडिंग्स का जो डेफिनेशन है वो तो वेल ऑफ कोर्स इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रूट्स और प्लेट्स और स्टेटमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसको उसको हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे भी देखना होता है, क्योंकि एज अ लॉयर एज एन एडवोकेट आपको ये मिसलेनियस एप्लीकेशंस भी बनानी होती हैं। तो हम लोग कुछ चंद मिसलेनियस एप्लीकेशंस को भी देखेंगे नॉट ऑल ऑफ देम, क्योंकि मिसलेनियस एप्लीकेशंस जो है देयर आर so many miscellaneous applications जो सीपीसी में फाइल की जाती है। we will only be looking at few of them और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे मेन सूट्स के ऊपर। वैसे नॉर्मली तो मेरा यही प्रोसीजर होता है कि मैं मिड से पहले मिसलेनियस एप्लीकेशंस करवाता हूँ और मिड के बाद मेन सूट्स, और अगर मौका मिला तो कन्वेंसिंग को टच कर लेते हैं। लेकिन चूंकि पता नहीं अब ये सेमेस्टर के क्या होगा, 3 मंथ्स का ये सेमेस्टर कह रहे हैं, तो देखते हैं फिर इसको कैसे मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद ही पता चलेगा। बट इन एनी केस लेट अस स्टार्ट। तो अब आपके सामने जो ये है एप्लीकेशन जो है, दिस इज एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। अब एडजर्नमेंट एप्लीकेशन तो आप लोग सीख चुके हैं पहले ही, और उसको जो है उसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा। लेकिन सर मुझे इतना बताना है कि आपको मालूम है एडजर्नमेंट एप्लीकेशन किस सेक्शन में या किस ऑर्डर किस रूल वगैरह में दी जाती है? किसी को मालूम है? सर ऑर्डर 17 में मेरे ख्याल से। बट ऑर्डर 17 विच रूल? सर मेरे ख्याल से रूल 1। ठीक है, ठीक है। अगर आप प्योरली सिविल केस में अपेयर हो रहे हैं जिसके ऊपर सीपीसी पूरा का पूरा एप्लीकेबल होता है, तो इन सच ए केस यू विल गिव एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 17 रूल 1। लेकिन जहाँ पे नहीं अप्लाई होता सीपीसी या इन स्पिरिट, जैसे इन स्पिरिट कहते हैं अप्लाई होता है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जिधर ये आपका ये सब्जेक्ट आता है उधर सिंपली आप लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट। और बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जैसा कि आपने देखा है कि मुख्तलिफ केसेस में एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन दी जाती है, तो आप सिंपली वो दे देते हैं। नाउ अगर हम इसकी तरफ वापस आ जाए, नाउ एज यू कैन सी दिस इज इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये जो है ये एक लीगल फॉर्मेट में ये प्रिपेयर हुआ है, और इसके आपको जो मार्जिन वगैरह हैं, जो मार्जिन और ये कितना स्पेस रखना चाहिए, ये सारा आपको मिलेगा सिविल कोड रूल्स है उसमें बताया गया है। मुझे इस वक्त जुबानी याद नहीं है, बट इफ यू गो देयर एंड लुक एट द रेलेवेंट प्रोविजंस, तो वहां पे यू विल फाइंड कि वहां पे मेंशन हुए हैं कि आपको कितना रखना है, मार्जिन रखनी है और कैसे ये प्रिपेयर करना है। क्योंकि होता यूं है कि आपका जो ये है पेज जो है, यहाँ पे भी एक कॉलम आता है, इफ यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ माई माउस पॉइंटर, तो यहाँ पे भी आपको स्पेस रखना होता है इधर ऑन द लेफ्ट साइड, और ऊपर भी रखना होता है। दिस अपर स्पेस इज रिजर्व्ड नॉर्मली फॉर अफिक्सिंग स्टैम्प्स। वो स्टैम्प अभी मेरे पास नहीं है। इफ यू एवर लुक्ड एट अ स्टैम्प, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये ऊपर वाली जगह के ऊपर आपका वो स्टैम्प आता है। अगर ऊपर वाली स्पेस के ऊपर नहीं आ सकता है वो स्टैम्प, तो फिर वो उसकी इस पेपर की बैक साइड के ऊपर लगा देते हैं। और ये वाला जो स्पेस है जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे नॉर्मली जो है ये छोड़ी जाती है कोर्ट के लिए जगह। इधर कोर्ट इधर साइड में अगर कोई नोट लिखना चाहती है एप्लीकेशन के ऊपर बाय द कोर्ट आई मीन द जज, तो वो यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। बाद में कोई चाय पिएगा तो बता दे, मैं चाय पी रहा हूँ। अच्छा,
अब आप इसकी तरफ आ जाए कि इसमें होता क्या है। अब ये जो है आपका, एज यू कैन सी, नाउ दिस इज एन एप्लीकेशन व्हिच वी हैव फाइल्ड इन कराची। कराची में डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं, तो लेट्स नॉट वरी कि ये साउथ क्या चीज है अभी। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये जो है ये टाइटल है कोर्ट का। नाउ ये जो टाइटल है कोर्ट का, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि विदाउट दिस यू डू नॉट नो वेयर योर केस लाइज। सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमें पहले जो है कोर्ट का टाइटल देखना होता है ना। ये एक टाइटल है एक कोर्ट का, और उसमें आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं ना। एज यू कैन सी, ये टाइटल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन द कोर्ट ऑफ सेकंड सिविल जज एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कराची साउथ। ठीक है। Now over here, if you look at it, this number denotes जो है, क्योंकि कराची इज अ वेरी बिग, सिंध का क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ऑफ कोर्स देयर वुड बी मेनी कोर्ट्स, और ये चूंकि एक सिविल जज की अदालत है, तो देयर वुड बी मेनी सिविल जजेस कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट साउथ। प्लीज अपना माइक साइलेंट कर लें। तो ये सिर्फ नंबर जो है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं इधर खड़ा हूँ, मैं खुद ही खड़ा हूँ, आप टेंशन नहीं लो उस बात, इसलिए मैं खुद ही आया हूँ आज। इनके नौकर छोड़ी है, इनको रोज एक तो बैठने के लिए दिया है, ऊपर से ये नखरे इनके खत्म नहीं होते। माशाल्लाह। पोजीशन खाली करा रहे हैं सर। तो माइक तो बंद कर दे ना, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कौन है। चलो हम भी सुन लेते हैं क्या बात हो रही है। Maybe we will learn something from this. बंद हो गया है सर, आप शुरू करें। अच्छा, कहाँ गया? हाँ, नौकर थोड़ी है ठंडा हो। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये डिनोट कर रहा है, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क, वर्क डिवाइडेड है। और आपका जो करंट केस है, प्रेजेंट केस है, वो इन साहब के पास है। ये जो सेकंड सिविल जज एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कराची साउथ, इट कैन आल्सो बी द फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन कि आपका केस किसके पास है। और अच्छा, ये केस इनके पास कैसे गया है, क्यों गया है, वो आपका पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन के हवाले से आ जाता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से आ जाता है, जिसको हम देखते हैं मेन केस में। वहां पे मेन केस में डिटरमिन किया जाता है कि वो वहाँ कैसे, क्यों उनके पास ये आपका ये जो प्रेजेंट केस है, जो भी ये मैटर है, ये क्यों इनके पास गया है। तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट फॉर नाउ कि जी जनाब सेकंड सिविल जज के पास अभी क्यों केस है, बिकॉज ये मिसलेनियस एप्लीकेशन है। और ये जब ये पॉइंट आएगी ये वाली, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये क्यों इनके पास ये गया है। यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर इट कैन आल्सो बी दिस सिविल जज इन दिस सेंस एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अगर आपका जो है लेट्स सपोज रेंट कंट्रोलर की कोर्ट है, क्योंकि एविक्शन की भी बात हो रही थी, तो वहां पे आपका सिंपली फिर क्या होगा कि रेंट कौन होता है, रेंट कंट्रोलर बाय द वे कौन सी अदालत होती है? सीनियर सिविल जज। सीनियर सिविल जज सर। तो वो फिर आप लिखते हैं इन द कोर्ट ऑफ, जैसे अगर सेकंड ही कर लें तो सेकंड सीनियर सिविल जज स्लैश रेंट कंट्रोलर कराची साउथ लिख देते हैं, और फिर उसके बाद यही फिर सारा प्रोसीजर होता है तकरीबन। तो देयर आर सम ज्यादा चेंजेस एज वेल, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि ये आपका जो टाइटल ऑफ कोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैदराबाद में, तो हैदराबाद में तो खैर हैदराबाद इटसेल्फ इज अ डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर यहाँ पे आप सिंपली लिखते हैं इन द कोर्ट ऑफ सेकंड सिविल जज एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैदराबाद। ठीक है। देखें, आप देखें कि आपके जिस जहां पे भी आपका केस फाइल हुआ है या जहां पे आप फाइल करना चाह रहे हैं, द सेम विल बी द प्रोसीजर फॉर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर मेन केस। तो देखें कि उनका जो है उनका जो है क्या पूरा डेजिग्नेशन है। ये थिंक ऑफ इट एज द डेजिग्नेशन ऑफ द जज सिटिंग इन दैट कोर्ट। तो ये पूरा, और वो कौन सी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सरसाइजिंग ऑन द सिविल साइड सिविल जज की पावर्स, और फिर ऑन द क्रिमिनल साइड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये पूरा उनका डेजिग्नेशन है जो कि आपको मेंशन कर रहा है। नंबर इंडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। नंबर इंडिकेशन अगर आप नहीं देंगे तो
और नॉर्मली मे बी इफ यू आर इन अ स्मॉल तालुका तो वहां पे शायद नंबर इंडिकेशन की जरूरत एक वक्त ना पड़े। अब मुझे इसका इल्म नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अवेयर, कभी स्मॉल तालुके में जाना नहीं हुआ है ना वहां पे प्रैक्टिस की है। लेकिन बड़े शहरों में, अब आप बड़े शहरों में ऑफ कोर्स कराची की बात करें, कराची के बाद हैदराबाद, सक्खर, तो वहां पे जो है वहां पे ये नंबरिंग जो है ये मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि काम वहां पे, दे विल ऑब्वियसली बी मोर देन वन सिविल जज, ऑब्वियसली बी मोर देन वन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और इसी तरह से एडीजे वगैरह सब एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ऑल इसके क्लियर बाद, सर। अच्छा ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे आ जाते हैं, आगे अब अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सूट नंबर सो एंड सो ऑब्लिक 2018। नो, इट इज वेरी क्लियर कि ये जो 2013 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को, ये आपकी ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो है इसको अगर आप पूरे को देखें तो ऑफ कोर्स ये जो सूट नंबर वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नेचर ऑफ द केस को। थोड़ा सा आपको इससे एक अंदाजा आइडिया हो सकता है कि आपका नेचर ऑफ द केस क्या है। नॉट दिस सूट ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज सिविल केस तो सूट नंबर ही होगा। पहले ट्रेंड होता था कि यहाँ पे, अभी भी ट्रेंड है कि वो लिखते हैं फर्स्ट क्लास सूट, सिविल सूट भी लिखते हैं अभी। लेकिन इन कराची मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन अवे विद दिस प्रैक्टिस, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास, सिविल क्लास, सेकंड क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन खत्म हो चुका है कराची के वकला के दरमियान, तो वो प्रैक्टिस में अब वो नहीं चलती है बात। लेकिन अगर आप लिखें तो यहाँ पे जैसे हैदराबाद में आप देखेंगे काफी वकील लिखते भी हैं अभी तक। तो वो अभी तक वो लिखते हैं, तो मर्जी है उनकी, क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इस कोर्ट में से फर्स्ट क्लास केस कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपने सीपीसी पढ़ी है तो फर्स्ट क्लास वाला जो सिविल सूट होता है वो हमेशा जाता है सीनियर सिविल जज के पास। और मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपका वो सीनियर सिविल जज के पास क्यों जाता है। अगर आपको खुद से इल्म है, इफ एनीवन नोज ऑलरेडी, तो क्या वो बता सकते हैं कि क्यों आप सीनियर सिविल जज के पास केस फाइल करते हैं, मतलब व्हाट इज द बेसिस ऑन विच यू गो टू सीनियर सिविल जज? है, किसी को पता है क्या फर्क है कि क्या आप कभी अपना केस सिविल जज के पास भी लेकर, सिविल जज के पास भी जुरिस्डिक्शन है सिविल केस को ट्राई करने की, एंड सीनियर सिविल जज के पास भी जुरिस्डिक्शन है केस को ट्राई करने की। तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों हम सिविल जज के पास जाते हैं या क्यों हम सीनियर सिविल जज के पास जाते हैं? प्लीज डू नॉट एनोटेट। सर मे बी बिगिनर जुरिस्डिक्शन का मसला हो। बिल्कुल पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का है, बिल्कुल पॉइंट है। और ये हमें कहाँ से पता चलती है, कहाँ से पता चलती है बात? Does anyone know? सर सोर्स वैल्यूएशन एक्ट से मेरे ख्याल से। नहीं, वहां से नहीं है। सर वेस्ट पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस से शायद। बिल्कुल, यहाँ से ही पता चलता है आपको, यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी जो है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है सिविल जज की और सीनियर सिविल जज की। अच्छा, इसके अलावा भी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अलावा भी एक और पॉइंट है जिसके बेसिस के ऊपर आप अगर वो हो तो उस पे आप सिविल जज के पास नहीं, डायरेक्ट सीनियर सिविल जज के पास जाते हैं अपना केस लेकर। किसी को मालूम है वो बता दे, नहीं मालूम इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। या अल्लाह, चैट में क्यों लिखते हो? अरे बाबा, अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन वो पेक्यूनरी के हिसाब से आ जाती है बात, उसके अलावा। इसमें चलें ठीक है, मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें अगर आपने एक पार्टी को ऐड करते हैं, मुझे इस वक्त लॉ याद नहीं है कि कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एक पार्टी को, जस्ट वन पार्टी को ऐड करते हैं, वो पार्टी के ऐड होने की वजह से वो सूट जो है वो फर्स्ट क्लास सिविल सूट बन जाता है, और फिर उसकी जुरिस्डिक्शन डायरेक्टली होती है सीनियर सिविल जज के पास, वो है सरकार। सरकारी पार्टी अगर आपके केस में आ जाती है एज अ डिफेंडेंट, नाउ इस केस में देयर इज नो सरकारी पार्टी एट प्रेजेंट, मे बी जमशेद गिल साहब में कुड बी ए सरकारी मुलाजिम, लेकिन यहाँ पे वो प्राइवेट कैपेसिटी में। लेकिन अगर सरकार इन्वॉल्व होगी किसी भी कैपेसिटी में, इवन अगर आपका थाने का पुलिस वाला भी आ जाता है, मतलब एसएचओ के तौर पे आप बाय डेजिग्नेशन उसको पार्टी बना रहे हैं, तो फिर वो आपका फर्स्ट क्लास सिविल सूट बन जाता है, और उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सीनियर सिविल जज के पास होती है। ठीक है, क्लियर है बात?
इज दिस क्लियर? हेलो? जी सर क्लियर है। अच्छा, यस सर क्लियर है। मजीद आगे बढ़े। अब देखें यहाँ पर जो है ये एक बिकॉज दिस इज अ सिविल केस, तो यहाँ पे सूट लिखा हुआ है। तो अगर ये रेंट केस होगा तो फिर हम इसको नॉर्मली यहाँ क्या करते हैं, कोई रेंट केस की एप्लीकेशन तो फिलहाल ये नहीं है यहाँ पे, तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करके लिख दूंगा। तो इसको हम रेंट केस करके लिख देते हैं, ठीक है, या शॉर्ट में वो लिखते हैं आरसी नंबर, सही, यूं करके लिख देते हैं। लेकिन ये है कि और इसके अलावा फैमिली सूट हो तो फिर फैमिली सूट लिखते हैं, फैमिली सूट लिख देते हैं इसको। इफ यू लुकिंग एट दिस कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या टाइप कर रहा हूँ, तो ये चीजें जो है ये लिखी जाती हैं। नाउ अगर आप आगे बढ़े तो यहाँ पे नंबर आया हुआ है। नाउ ये नंबर इस वजह से है यहाँ पर क्योंकि दिस केस इज ऑलरेडी एडमिटेड। याद रखें कि ये जो प्रोसीडिंग्स अभी जो हो रही हैं जिसकी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये ऑलरेडी कोर्ट में मेन केस आपका जो है पेंडिंग है, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस आपने एक एप्लीकेशन मूव की है फॉर अ मिसलेनियस मैटर। Now, whatever the nature of the miscellaneous matter is, it is a miscellaneous matter, और मेन केस से ये हट के बात हो रही है। तो अगर आप मेन केस यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो when the very first time जब आप ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो ये वाला आपकी जो जगह होती है ये खाली होती है, क्योंकि ये जो नंबर है ये आप खुद से अपने आप को नहीं देते हैं। दिस नंबर इज अलॉटेड बाय द कोर्ट, और ये किस ऑर्डर में होता है? डज एनीवन नो? किसी को मालूम है? फ्रेम ऑफ सूट में होता है सर ऑर्डर। पक्की बात है फ्रेम ऑफ सूट में होता है? तो मुझे भी सीपीसी चेक करनी पड़ेगी, कहीं एजाज गलत तो नहीं बता रहा मुझे। हाँ एजाज, अच्छा सर। पक्की बात है, देख लो। हाँ, कोई और बता सकता है? नहीं पता है तो क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई है? पता है तो ठीक है, क्या नहीं लगा? पता तो हाँ तुक्का लगा लो। कौन तुक्का हाँ मारेगा? तुक्का लगा है सर। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स में होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ शूट्स में होती है, ऑर्डर 4 में होता है। ऑर्डर 4 के तहत जब आपका उसके तहत ही होता है, जब आपका मेन केस एडमिट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, तो फिर उस पे नंबर लगकर वो फाइल पे चढ़ जाता है और फिर वो केस एडमिटेड होता है। तो वो जो नंबर आपको मिलता है, फिर आइंदा जब भी आप उस केस में कुछ भी आप और ये दरखास्त ऐसे जैसे ये दे रहे हैं, ये देंगे, तो उसमें आप उस नंबर को रेफर करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिस्टम को चलाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, आप देखें कि ये नंबर जो है कपल्ड विद द ईयर, ये कितनी वैल्यूएबल चीज है कि इससे आपको अंदाजा होता है कि आपका केस का नंबर क्या है और वो किस ईयर में एडमिट हुआ था, किस ईयर में एडमिट हुआ था, पहले इंस्टीट्यूट हुआ था और फिर उसी ईयर में एडमिट हो गया। ठीक है, तो ये जो नंबर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कोर्ट सिस्टम, दिस नंबर कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, और आप जो है हर जगह पे उस कॉज लिस्ट में भी और जो है कोर्ट की फाइल्स में भी, और जो कोर्ट की डायरीज होती हैं, सॉरी डायरीज नहीं, कोर्ट का रजिस्टर होता है जिसपे वो मेंटेन करते हैं सारे लिस्ट ऑफ केसेस, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका नंबर क्या है। तो ये जो जब भी आप रेफरेंस करेंगे मिसलेनियस एप्लीकेशन में, तब ये नंबर बड़े ही मायने का नंबर है, और ये नंबर के बगैर थिंक ऑफ इट कि ये उन चीजों में से है कि फिर आपका ये पूरा केस जो है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि विदाउट दिस नंबर किसी को क्या पता कि ये एप्लीकेशन आप किस केस में दे रहे हैं। फॉरगेट द नेम्स ऑफ द पार्टीज फॉर नाउ, पार्टीज ऑफ नेम्स की आने की वजह से मदद हो जाती है, लेकिन ये जो नंबर है, दिस नंबर कैरीज मोर वेट देन द नेम्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। तो इस चीज का आपको खास ख्याल करना है कि आप जो है जब भी मिसलेनियस एप्लीकेशन दे तो आप ये नंबर का जिक्र करें। कोई भी नंबर आपको मिल सकता है, 1 2, इधर तो 454 मिला है, तो इट कैन बी एनी नंबर। अच्छा, इसके बाद अगर आप आ जाए तो अब आ जाता है पार्टीज के नाम। ये जो है दीज आर द नेम्स ऑफ द पार्टीज जो कि इस केस में इन्वॉल्व है। नाउ एज यू कैन सी देयर इज वन प्लेंटिफ एंड वन डिफेंडेंट। एक प्लेंटिफ है आपका और एक डिफेंडेंट है।
अब आप देखें कि कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है प्लेंटिफ का, और सिर्फ जो है डिफेंडेंट का जो है वो नाम लिखा हुआ है, और उनका ये बता दिया गया है कि इस केस में नादिया जवाद इज द प्लेंटिफ एंड जमशेद गिल इज द डिफेंडेंट। ठीक है, और इसमें और कोई चीज का जिक्र नहीं है। अगर यहाँ पर यहाँ पे इसको यूं समझें, अगर यहाँ पर आपका एक से ऑफ कोर्स उसकी थोड़ी सी एडिटिंग खराब होगी जब मैं इसमें टाइप करूंगा, अगर आपका इफ लेट्स सपोज इफ देयर आर 2 प्लेंटिफ्स, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखते हैं एंड या तो यूं करके अनदर लिख दें या अनदर लिख दें। ठीक है, this would indicate that there are 2 plaintiffs in this case. ये यहाँ तक बात क्लियर है? मैं इसको फुल फॉर्म ही लिखूंगा बिकॉज इट्स बेटर कि आपको फुल फॉर्म वाला जो है वो देखें। ये क्लियर है बात अभी यहाँ तक? यस सर। अच्छा, Yes, इसी sir. तरह अगर आपका एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो आप जो है वो यहाँ पर एंड अनदर डिफेंडेंट करके लिखेंगे। अगर देर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व, तो इन 2 पार्टीज यू राइट लाइक दिस, और अगर आपकी दो से ज्यादा पार्टीज है, 3 या 3 मोर देन 3 है, तो आप ये लिखते हैं सिंपली। इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर देते हैं। सर दो हाँ। प्लेंटिफ यहाँ तो उनके नाम नहीं लिख सकते दोनों के? नहीं, यहाँ पे देखो ये एक मिसलेनियस एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ द वेरी फर्स्ट पार्टी, जिसको भी आप फर्स्ट पार्टी, क्योंकि फर्स्ट पार्टी बनाते हैं, याद रखें कि जब पार्टीज बनाने का टाइम आता है तो इट इज द प्लेंटिफ जो कि पार्टीज का जो है वो पार्टीज का बताता है कि पार्टीज कौन होंगी केस में। अगर आप देखें और अगर आपने कभी ऑर्डर 1 को गौर से देखा हो तो ऑर्डर 1 में ही आपको पता चलेगा प्लेंटिफ जब सूट बनाता है तो उसी को ही पार्टीज डिटरमिन करनी होती है कि कौन प्लेंटिफ बनेगा, कौन उसके केस में डिपेंडेंट होगा विद रेफरेंस टू सर्टेन रूल्स जो कि मुझे नहीं आते इस वक्त बाय द वे। तो जो है अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर आप देखें, अगर एक मिनट रुक जाए, मैं आपको मेन केस का भी दिखा देता हूं ताकि आपको अभी ही क्लियर हो जाए वो बात। जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा, मैं वो मेन केस का मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ये पॉइंट अभी ही क्लियर हो जाए। कहाँ पे भाई लीगल ड्राफ्टिंग, ये स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी स्क्रीन? हेलो? यस सर। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है द हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची? नो सर। क्या हो गया? नो सर। एक मिनट, अब नजर आ रहा है? यस सर। तो ये आप Yes, sir. देखें, ये पार्टीज जो है यहाँ पे पार्टीज ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं। अब जिस भी पार्टी को आप नंबर 1 करना चाहें, जिस भी पार्टी को आप नंबर 4 पे रखना चाहें, दैट इज इंटायरली अप टू द प्लेंटिफ। अब ये चूंकि डिफेंडेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस केस देयर आर 6 डिफेंडेंट्स। अब जिसको नंबर 1 पे रखना चाहें रख दें, जिसको आप नंबर 6 पे रखना चाहें, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि देयर आर ऑल इन दैट केस। तो नंबरिंग आपके हाथ में होती है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल कि आप नंबरिंग क्या रखें। नॉर्मली ये होता है कि कुछ वकील हजरात क्या करते हैं कि जो उनका जो मेन, जिसके साथ उनको मेन ग्रीवियंस होती है, उसको वो नंबर 1 पे रखते हैं, या कभी कभार ये भी होता है कि नंबर 1 से लेकर जो शुरुआत वाली पार्टीज होती हैं वो फॉर्मल रख देते हैं। नॉर्मली पटिशंस में लोग ये काम करते हैं कि जो फॉर्मल पार्टीज होती है उनको जो है वो नंबर 1 पे रखता है, जैसे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको नंबर 1 पे रखा है। और जो आपका टारगेटेड जो होता है पार्टी जो यहाँ पे एक स्क्रीन यहाँ पर पार्टी का भी देख सकते हैं
सो पूरा जो है उनका खाका दिया हुआ है यहाँ पर, और इसी तरह से डिफेंडेंट है उनका पूरा जो है एड्रेस। लेकिन जब अगर आप इन्वेस्टिगेशन की जब आप होंगे, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, स्क्रीन अगेन। सर इसमें डिफेंडेंट जो है कोई रावलपिंडी का है, इस्लामाबाद का है, कराची का है, तो केस कहाँ पे फाइल होगा? तो वो उसको छोड़ो अभी, वो उन चक्रों में नहीं, तो सिर्फ जो पॉइंट समझाने की बात करो ना उसको समझिए पहले, अभी एड्रेसेस में ना जाए कि उसको एड्रेस कहाँ था, वहां था, भी आपको फिक्र करने की जरूरत है, वो मैं आपको बता दूंगा जब आपका मेन केस होगा। सही है? ठीक है सर। सही है, अभी सबर करो उससे। अभी फिलहाल हम जो जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, आपका जो है एक से ज्यादा, तो आपकी मर्जी, आप जिसको जहां मर्जी फिट कर दें, कोई मसला नहीं है। तो इधर है, आप इधर देख सकते हैं कि आपने का देखा है कि here you do not need to mention the names of all the defendants or the plaintiffs। अगर एक से ज्यादा है, आप सिर्फ पहले वाले का मेंशन करेंगे नाम, जो फर्स्ट, जिसको फर्स्ट आपने डेजिग्नेट किया है सीरियल नंबर 1 के ऊपर। अगर यहाँ पे देखें नादिया जवाद अदर्स, तो this is automatic indicating that there are more than one plaintiffs in this case. There are more than two plaintiffs in this case. Although if there are more than two plaintiffs in a particular case, तो आप सिर्फ पहले वाले का नाम देंगे और उसके बाद बाकी सबको एंड अदर्स में डालकर प्लेटिव बनाएंगे, क्योंकि ऑल ऑफ द डिटेल्स, चाहे उनका पूरा नाम, पता, सब कुछ जो है वो सब कुछ मेन के टाइटल पेज के ऊपर दिया गया हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू मेंशन इट। उसी तरह से डिफेंडेंट के लिए भी वही चीज है कि अगर ये ज्यादा डिफेंडेंट है, 2 हैं या तो मोर देन 2 हैं, तो आप सिंपली पहले वाले को उठाएं, जो भी है पहले वाले के ऊपर, तो चाहे वो सरकारी पार्टी है, प्राइवेट पार्टी, जो कुछ भी है, कॉर्पोरेशन है, फर्म है, उसको उठाया। उसके बाद बाकी हुए एंड अदर्स में रखकर जो है वो एंड अदर्स में रखकर जो है आपने उनका नाम इस सेक्शन में इस तरह से दे दिया। क्योंकि क्या है उसकी वजह है वो आगे वजह यहाँ पे, क्योंकि देखें जब आप बॉडी ऑफ द केस देखते हैं, जो बॉडी ऑफ द केस है उसमें दे आर नॉट रेफर्ड टू बाय दिस नेम। ये नादिया जवाद जो है, ये इस केस में पूरे में आपको नादिया जवाद के नाम से कभी नहीं मिलेगी, ना ये जमशेद गिल आपको जमशेद गिल के नाम से मिलेगा। इनका जो ये वाला नाम है, रेफर करते हुए नजर आएंगे। और अगर एक से ज्यादा है तो वो फिर रेफर किस तरह से होते हैं, प्लेंटिफ नंबर 1, प्लेंटिफ नंबर 2, प्लेंटिफ नंबर 3। अगर डिफेंडेंट एक से ज्यादा है तो डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 3। आगे अगर हम इसी को ही देख लें तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज हम्बली प्लेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ। डू यू सी नादिया जवाद बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर? नो, सिंपली क्या गया है कि नादिया जवाद नहीं लिखा हुआ है, प्लेंटिफ लिखा हुआ है। इसी तरह से डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट लिखा हुआ है। वैसे इस केस में डिफेंडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इस एप्लीकेशन में, तो देयरफॉर आपको यहाँ पर डिफेंडेंट का कुछ नहीं नजर आएगा लिखा हुआ। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ, बाय द वे एजाज, अगर आपको आपके सवाल का जवाब चाहिए तो आप ऐसा करना, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के जो सेक्शंस है ना, कौन से सेक्शंस होंगे? अब सीपीसी तो मुझसे पूछोगे तो मुझे कहाँ आती है सीपीसी, बताती है तुम्हें? ठीक है सर। 16 के बाद सेक्शन देख लेना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा आपके सवाल का जवाब। 16 में होगा या 20 में होगा? हाँ, 16 में होगा या 20 में होगा। सही है। अच्छा सर, ये आपने सेक्शन 141 क्यों लिखा है यहाँ पर? अरे बाबा सबर तो करो ना, अभी आ रहा हूँ ना उस बात के ऊपर, अभी मैं आया तो नहीं हूँ ना। ठीक है। 141 लिखना चाहिए था आवेश। चलो सही है, सही है, अब सही है या नहीं? अच्छा देखिए, अब देयर इज लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, तो अब तो नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि 151 और अवेश का इसमें कंटिन्यूड है कि भाई 151 क्यों लिखा है, लेकिन मैं 151 अब नहीं लिख रहा, तो नहीं लिख रहा, अब क्या करोगे?
सर जहाँ तक मुझे मालूम है 151 वहां पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर मतलब कि कोई और प्रोविजंस वगैरह नहीं हो अरे कोर्ट में, बिल्कुल सेविंग्स आपकी बात मतलब। दुरुस्त है। आई नो दैट। तो अगर यहाँ पर ऑर्डर 23 रूल 1 की बात है तो फिर 151 क्यों आता है? ये बात मुझे सर जमट से भी डिस्कस हुई थी। सर कहते हैं कि ये वकील ऐसे ही कर देते हैं, असल में ये बहुत ही गलत यूज है इस सेक्शन का। वो ये सेक्शन वहां पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर ना ही ऑर्डर में आपके पास रेमेडी हो, ना ही आपके पास मतलब के सेक्शन में रेमेडी हो। इस सूरत हाल में आप जो है सेक्शन 151 का एड लेते हैं।